कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है? सुरभि का शक अपनी देवरानी की तरफ था। वो जब तक हॉल में अपने पति सास ससुर के पास आती तब तक सीमा ने मोमबत्ती जलाकर उजाला कर दिया था। अरे एक तो वैसे भी इलेक्ट्रिक चूल्हे में खाना बनाने में बहू इतनी देर लगा देती है, ऊपर से ये लाइट भी न जाने कब तक आएगी। जब तक इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा तब तक लाइट भी नहीं आएगी पापा जी। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? बालकनी में चलकर खुद ही देख लीजिए पापा जी। सुरभि सभी घर वालों को बालकनी में ले जाती है जहां वो लोग देखते हैं कि मोहल्ले के सभी घरों में जलती हुई लाइट है। अब आप सब लोग समझे, ये जरूर किसी की साजिश है, लाइट कट करके हमें परेशान करने और भूखा रखने की। ऐसा कौन कर सकता है भला? उनके बालकनी में आने से पहले ही सूखी घास में लगाई आग की गर्मी से गीले चूल्हे सूख चुके थे और निवेदिता उस समय उन पर बर्तन रखने की जद्दोजहद कर रही थी, क्योंकि वो चूल्हे पहले से बड़े बन गए थे, जिस वजह से पुरानी कढ़ाई और पतीले उन पर सही ढंग से टिक नहीं रहे थे। अपनी देवरानी की तरफ इशारा करके, ये काम मेरी देवरानी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ये क्या सुरभि, तुम भी बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे किसी पर भी इल्जाम लगा सकती हो? लेकिन मैं सच कह रही हूँ। तुम शांत हो जाओ, मैं इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर देता हूँ। वो आकर लाइट में जो भी गड़बड़ी हुई है उसे ठीक कर देगा। जेठानी जी को बोलने दीजिए जेठ जी, बेचारी को बुरा लग रहा होगा। अभी तुम खूब उछल लो देवरानी जी, मैं भी देखती हूँ तुम कल सुबह मिट्टी के चूल्हे पर खाना कैसे बनाती हो। गगन के बुलाने पर कुछ ही देर में इलेक्ट्रिशियन आकर बंगलों की लाइट ठीक कर देता है, जिसके बाद सुरभि इलेक्ट्रिक चूल्हे में खाना बनाकर डाइनिंग हॉल में सभी लोगों को सर्व करके खुद भी खाकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। रात के 2 बजते ही सुरभि को जब यकीन हो जाता है कि निवेदिता सो गई होगी, जैसे वो पिछली बार निवेदिता के लॉन में गई थी, ठीक वैसे ही इस बार भी उसके लॉन में प्लास्टिक के सांप रखकर आती है और एक एक करके सातों चूल्हों के बीच नकली सांप रखकर जैसे गई थी वैसे ही अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगली सुबह जब सुरभि गर्म कपड़े पहने अपने बंगलों की बालकनी में आती है तो देखती है कि प्लास्टिक के सांप हाथ में लपेटे चूल्हों के पास खड़ी अपनी देवरानी को। मुझे पता है जेठानी जी, पिछली बार की तरह ये हरकत भी तुमने की है, लेकिन खैर छोड़ो, मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि गांव में मैं असली सांप का जहर निकाल कर फेंक देती थी, फिर ये तो प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक के सांप फेंककर निवेदिता मिट्टी के सातों चूल्हों में आग जलाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। निवेदिता ने मिट्टी के मजबूत लेकिन गलती से 7 बड़े चूल्हे तो बना लिए थे, लेकिन बड़े चूल्हों पर खाना पकाने के लिए बड़े बर्तन नहीं खरीदे थे। निवेदिता को चूल्हे पर बर्तन जमाने की जद्दोजहद करते देखकर सुरभि, बड़े चूल्हे बनाने से कुछ नहीं होता देवरानी जी, बड़ा दिमाग भी होना चाहिए। जोश जोश में बड़े चूल्हे तो बना लिए, लेकिन बड़े बर्तन लाना भूल गई। हाँ, आप मेरी फिक्र मत करो जेठानी जी, अपनी सोचो। अगर मैं बड़ा चूल्हा बना सकती हूँ तो बड़े बर्तन भी ला सकती हूँ। मैं अपनी क्या सोचूं देवरानी जी, मैं तो जैसे तैसे अपने 7 चूल्हों में आज खाना बना लूंगी, लेकिन मुझे परेशान देखकर मजा लेने के चक्कर में टाइम देखो क्या हो गया। और मुझे नहीं लगता कि आपने अब तक नाश्ता बनाने की तैयारी तो दूर की बात है, अपना इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा ऑन भी किया होगा। मेरी देवरानी बात तो सही कह रही है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। और एक चूल्हे में खाना बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। सोचती हुई सुरभि बालकनी से किचन में जाकर एक इलेक्ट्रिक चूल्हे पर कढ़ाई पनीर और रोटी बनाकर डाइनिंग हॉल में गर्म कपड़े बैठे काफी देर से नाश्ते का इंतजार कर रहे अपने घर वालों को सर्व करती है। बहू, मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरी जेठानी की बहू की तरह मिट्टी के चूल्हे बना लो और उन्हीं पर खाना बनाया करो। अरे तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है बहू, कम से कम हमें गर्मा गर्म और जल्दी नाश्ता और खाना तो मिलेगा। हाँ सुरभि, जरा सोचो, अगर किसी दिन मेहमान आ गए तो तुम अपने एक चूल्हे में जल्दी खाना कैसे बना पाओगी? मेहमान जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी गांव की गंवार देवरानी की तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं पकाने वाली। सुरभि को शायद नहीं पता था कि जिस बात के होने का डर सबसे ज्यादा होता है वही बात होती है। अपने घर वालों को खाना खिलाकर और खुद भी खाकर सुरभि अपने पति गगन के साथ रूम में जाकर रजाई ओढ़ कर सो जाती है। और अगली सुबह सुरभि के ताया ताई कमला और विजेंद्र अपनी बेटी और दामाद के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। वो अकेले ही किचन में उन सब के लिए एक इलेक्ट्रिक चूल्हे पर जल्दी जल्दी कढ़ाई पनीर, शाही पुलाव, गाजर का हलवा, पूड़ी, डोसा और रोटी सेकने की तैयारी करती है। तभी हॉल में उन्हीं के साथ गर्म कपड़े बैठे उसके सास ससुर गुंजन और संतोष जी। सुरभि बहू, तुम्हें खाना बनाने में कितनी देर लगती है? मेहमान भूखे बैठे हैं। किचन में शाही पुलाव के लिए मटर छील रही सुरभि। मैं एक इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बना रही हूँ मम्मी जी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अपनी सास की बात सुनते ही सुरभि ने खाना बनाने की रफ्तार तेज कर दी। बड़े से भगोने में शाही पुलाव इलेक्ट्रिक चूल्हे में पकने को रखकर पनीर के स्लाइस काटने लगी। पनीर के स्लाइस काटने के बाद आटा गूंथ कर सुरभि डोसा का बैटर तैयार करती है। ये सब वो जल्दी जल्दी कर रही थी। तब तक शाही पुलाव जल चुका था, भगोने से धुआं निकलता देखकर ये क्या हो गया?
सुरभि इलेक्ट्रिक चूल्हे से शाही पुलाव का बर्तन उठाकर दाल चावल बनाने की तैयारी करती है। दाल चावल ही बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा। सुरभि इलेक्ट्रिक चूल्हे में कढ़ाई रखकर शाही पनीर बनाते हुए जल्दी जल्दी दाल चावल रोटी पूड़ी गाजर का हलवा और डोसा बनाने की भी तैयारी करती है। एक ही इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बना रही सुरभि इतना थक जाती है और परेशान होती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर किचन के फर्श पर गिर पड़ती है। सुरभि के हाल से बेखबर हॉल में बैठी उसकी ताई और सास। सुरभि बेटा, कितनी देर और लगेगी? हम सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब भी सुरभि का कोई जवाब नहीं आता तब उसकी सास गुंजन। सुरभि बहू किचन में क्या करने लगी? मैं अभी जाकर देखती हूँ। इतना कहकर गुंजन जी हॉल से किचन में जाती हैं और वहां जाकर देखती हैं कि इलेक्ट्रिक चूल्हे पर कढ़ाई में पक रहे जले हुए शाही पनीर का धुआं, पतीले से निकल रहे जले हुए शाही पुलाव का धुआं, अस्त व्यस्त किचन और फर्श पर बेहोश पड़ी सुरभि को देखकर। हे भगवान, बहू तो खाना जलाकर यहाँ बेहोश पड़ी। अब मैं क्या करूँ? भूखे मेहमानों को ये जला हुआ और कच्चा खाना तो नहीं खिला सकती। गुंजन जी के बंगलों के किचन से निकलता हुआ धुआं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी स्वेटर पहन रही रूपवती जी देखती हैं और घबराई हुई भागकर गुंजन जी के किचन में जाती हैं और फर्श पर बेहोश पड़ी सुरभि और उसी के पास सिर पर हाथ रख के बैठी अपनी जेठानी गुंजन जी से। क्या हुआ जेठानी जी, सब ठीक तो है ना? घर में आए हुए मेहमानों और जले हुए अधपके खाने के बारे में बताकर गुंजन जी। घर में मेहमान आए, उनके लिए खाना बनाते हुए मेरी बहू का ये हाल हो गया। खाना भी नहीं बना। अब मैं क्या करूं? मेरी तो नाक कट जाएगी। आप चिंता मत करो जेठानी जी, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों देवरानी जेठानी भले अलग अलग रहती, लेकिन है तो एक ही परिवार। आपकी बेइज्जती मतलब परिवार की बेइज्जती, मतलब मेरी भी बेइज्जती। तुम क्या करोगी देवरानी जी? अब मेरी बहू के साथ मिट्टी के चूल्हे हमारी इज्जत बचाएंगे। चलो मेरे साथ। अपनी जेठानी को अपने साथ लेकर रूपवती जी अपने बंगलों के लॉन में 7 बड़े बड़े चूल्हों के अंदर रखी लकड़ियों में शॉल ओढ़े आग लगा रही थी। अपनी बहू निवेदिता के पास पहुंचती है। निवेदिता से गुंजन जी के किचन और सुरभि का हाल बताकर रूपवती जी। देखो निवेदिता बहू, लड़ाई झगड़ा तो हर घर और परिवार में होता है और हमेशा चलता रहता है। तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, थोड़ा बहुत मनमुटाव हर देवरानी जेठानी में होता है, लेकिन परेशानी की घड़ी में थोड़ी देर के लिए मनमुटाव भूलकर एक हो जाना चाहिए। सासू माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? निवेदिता के आगे हाथ जोड़कर गुंजन जी। निवेदिता बहू, आज मेरे घर में मेहमान भूखे चले गए तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। गुंजन जी के हाथ पकड़कर। ये आप क्या कर रही हैं बड़ी सासू माँ? आपकी छोटी बहू के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और भला मैं जिंदगी भर अपनी जेठानी को ताना मारने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? निवेदिता सातों मिट्टी के चूल्हे में पहले से ही खाना बनाने की तैयारी कर चुकी थी। वो फटाफट सातों चूल्हों में बड़े बड़े भगोने, कढ़ाई और कुकर चढ़ाकर दाल चावल आलू मटर टमाटर बैंगन गोभी और तुरई की मिक्स वेज सब्जी और बटर पनीर चढ़ाकर पकौड़े तलने लगती है। तब तक रूपवती और गुंजन जी आटा गूंथ लेती हैं। रूपवती जी पूड़ियां बेलती जाती हैं और निवेदिता सेकती जाती है। देखा बड़ी सासू माँ, मेरे साथ मिट्टी के चूल्हों में कितनी जल्दी खाना बनता है। हाँ बहू, देखा और महसूस भी किया। पूड़ियां बेलती हुई रूपवती जी।